हमें ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने थे मार्केट प्राइसेस के और करंट प्राइसेस के, कांस्टेंट प्राइसेस के। मैंने कल ये बताया था कि इनमें से 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू के 4 याद कर लोगे ना, बाकी के जो 12 बच गए वो याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। इनको समझना है। देखो पहला क्या दे रखा है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस पर करंट प्राइसेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस पर एंड करंट प्राइसेस पर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, वर्तमान बाजार मूल्य पर, मतलब वर्तमान मूल्य तो करंट प्राइसेस हो गया, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस हो गया। वर्तमान बाजार मूल्य पर एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान जीडीपी एमपी करंट प्राइसेस कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है इसको देखते ही। जीडीपी क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का जो मौद्रिक मान होता है जीडीपी होता है। लेकिन अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, वर्तमान बाजार मूल्य पर, एक वित्तीय वर्ष में वर्तमान बाजार मूल्य पर। ठीक है, और करंट प्राइसेस का मतलब वर्तमान बाजार मूल्यों में। समझ गए पहला कि वर्तमान बाजार मूल्य पर एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मान होता है वो जीडीपी मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, करंट प्राइसेस पर। अब ये जीडीपी एमपी तो सेम है। ठीक है, अब इसमें बदला क्या, कांस्टेंट प्राइसेस। एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का स्थिर मूल्यों पर बाजार मान, ये कांस्टेंट प्राइसेस पर बाजार मान हो गया, ये करंट प्राइसेस पर बाजार मान हो गया। डिफरेंस समझ में आया? करंट प्राइसेस वो प्राइसेस है जो अभी चल रहे हैं, चालू मूल्य हमने कल बताया था, मैंने चालू का भी एग्जांपल दिया था कि चालू मूल्य है। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइसेस वो प्राइसेस हैं जो कांस्टेंट बने हुए हैं, जो किसी लास्ट ईयर के बेस ईयर पर लिए जाते हैं। मैंने कल ये भी बताया था कि बेस ईयर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि सामान्य वर्ष होना चाहिए, प्राकृतिक आपदा कोई वगैरह नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मली चल रही होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बेस वर्ष को वो किया जाता है। ठीक है, समझ गए। जीडीपी एमपी करंट प्राइसेस क्या है कि जीडीपी मार्केट प्राइसेस करंट प्राइसेस पर उसको मौद्रिक मान होगा, अब ये कांस्टेंट प्राइसेस पर मौद्रिक मान होगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मान जीडीपी होता है। ठीक है, अगर ये मौद्रिक मान मार्केट प्राइसेस करंट प्राइसेस पर निकाल रहे हैं, करंट प्राइसेस पर मौद्रिक मान, कांस्टेंट प्राइसेस पर निकाल रहे हैं, कांस्टेंट प्राइसेस पर मौद्रिक मान। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो इसमें जीडीपी एफसी करंट प्राइसेस क्या है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कारक लागत। ठीक है, कारक लागत के बेस पर जीडीपी हम निकाल रहे हैं करंट प्राइसेस पर। तो जीडीपी, सबसे पहले जीडीपी क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मान जीडीपी होता है। अब इसमें समझो क्या है तीसरा, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं की वर्तमान मूल्यों पर साधन लागत है, ये कारक लागत है, वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत। आ गया समझ में? आ गया। अब इसमें देखो जीडीपी एफसी कांस्टेंट प्राइसेस पर, यह भी कारक लागत है लेकिन ये स्थिर मूल्यों पर कारक लागत है। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? ये चारों बताना एक बार, कैसे क्या समझ में आ गया? अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पर कर रहे हैं तो स्थिर मूल्यों पर स्थिर मूल्यों पर बाजार मान, अगर मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट है, कांस्टेंट प्राइसेस पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्थिर मूल्यों पर साधन लागत होगी। ठीक है, और मार्केट प्राइसेस पर हम करेंगे तो मान लो स्थिर मूल्यों पर वो क्या हो जाएगा, मौद्रिक मान, बाजार मूल्य पर मौद्रिक मान होगा। ये समझ आ गया? पांचवा देखो क्या दे रखा है इसमें, जीएनपी। जीडीपी हमने कल समझ लिया था कि जीडीपी होता क्या है, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में और किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं का बाजार मान या कोई भी मान होगा अंतिम वस्तुओं। ठीक है, जीडीपी आ गया समझ में? अब ये जीएनपी देखो, कल मैंने बताया था कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासी, घरेलू क्षेत्र की बात नहीं कर रहे अब हम, सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं
एवं सेवाओं का चालू बाजार मूल्यों पर मौद्रिक मान होगा। चालू बाजार मूल्यों पर मौद्रिक मान, मार्केट प्राइस है तो बाजार मूल्यों पर मान हो गया। अगर करंट प्राइस है तो चालू बाजार मूल्यों पर मौद्रिक मान हो गया। कांस्टेंट प्राइसेस है तो स्थिर मूल्यों पर बाजार मान हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो 6 नंबर, एक वित्तीय वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का स्थिर मूल्यों पर बाजार मान। जीएनपीएफसी में क्या आ जाएगा? सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की वित्तीय वर्ष की अवधि में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का चालू मूल्यों पर साधन लागत या कारक लागत। ठीक है। और कांस्टेंट प्राइसेस में क्या आ जाएगा? स्थिर मूल्यों पर कारक लागत। ठीक है। एनडीपीएमपी को देखो, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू क्षेत्र में, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य ह्रास को हटाकर चालू बाजार मूल्य पर मौद्रिक मान। मूल्य ह्रास को हटाकर क्यों? क्योंकि ये एनडीपी है। जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन करेंगे, मूल्य ह्रास हटाएंगे तो एनडीपी नहीं आ जाएगा, तो ये एनडीपी है। अब इसलिए यहां पर मूल्य ह्रास को हटाकर जोड़ा गया क्योंकि एनडीपी की बात कर रहे हैं हम। आ गया समझ में? अब इस समय देखो क्या है, एनडीपी एमपी कांस्टेंट प्राइसेस पर हो गया। मतलब ये क्या होगा कि मूल्य ह्रास को हटा करके स्थिर मूल्य पर बाजार मान। दोबारा फिर एनडीपी आ गया, इसमें भी मूल्य ह्रास को हटा करके, ठीक है, मूल्य ह्रास को हटा करके चालू मूल्यों पर कारक लागत या साधन लागत। एनडीपीएफसी क्या आ गया कि मूल्य ह्रास को हटा करके स्थिर मूल्यों पर कारक लागत। एनएनपीएमपी क्या आ गया? वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ह्रास को हटाकर चालू बाजार मूल्य पर मौद्रिक मान। सामान्य निवासियों द्वारा बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि मूल्य ह्रास को हटा करके चालू मूल्यों पर बाजार मान, ठीक है, या मौद्रिक मान। एनएनपीएमपी मतलब कांस्टेंट प्राइसेस, स्थिर मूल्यों पर मूल्य ह्रास को घटा करके, स्थिर मूल्यों पर मूल्य ह्रास को हटा करके बाजार मान हो गया। एनएनपीएफसी क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगा कि चालू मूल्यों पर मूल्य ह्रास को हटा करके साधन लागत। 15वां समझ गए। 16वां देखो कि स्थिर मूल्यों पर मूल्य ह्रास को हटा करके साधन लागत। इनको जब पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय है एनएनपीएफसी। ये एनएनपीएफसी है राष्ट्रीय आय। एनएनपीएफसी क्या होता है? मूल्य ह्रास को हटा करके सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का, सेवाओं का जो साधन लागत होती है वो क्या होगी? राष्ट्रीय आय। अगर हम चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय है। अगर हम स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो वास्तविक राष्ट्रीय आय है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एनएनपी एफसी ये करंट प्राइसेस पर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मौद्रिक राष्ट्रीय आय है 15वां। और 16वां क्या है? ये है वास्तविक राष्ट्रीय आय। समझ गए अब ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट समझते हो? क्या होती है फैक्टर कॉस्ट बताओ। फैक्टर कॉस्ट होते हैं, मान लो हमने कोई एक चीज बनाई किसी कंपनी में और उसका 20 रुपए या 30 रुपए, तो वही उसका फैक्टर कॉस्ट है कि कितने रुपए में वो बढ़ाई है, कि कच्चा माल को हमने कितने में लिया, फिर वो बढ़कर कितने में तैयार हुई है। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या शामिल है ये बताओ। फैक्टर कॉस्ट में जो एक लेबर, हाँ। लैंड हम्म। और जो कैपिटल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर होते हैं। इनके लिए जो कुछ हमने पे किया है वो साधन लागत में या कारक लागत में आएगा। ठीक है, तो ये होती है कारक लागत। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मार्कर लेकर के चलते हैं। गैर कारक आगत कच्चा माल, गैर कारक आगत होगी ये कच्चा माल। ठीक है,
कार कागज कैसे, जो उसमें किराया भी शामिल कर लिया, वेतन भी शामिल कर लिया, ब्याज भी शामिल कर लिया, लाभ भी शामिल कर लिया, ये 15 रुपए का हो गया। ये क्या हो गया, 15 और 5 20, ठीक है। और 1 रुपए का मूल्य ह्रास हो गया, क्योंकि मशीनों ने बनाया भी तो है, टूट फूट उसकी घिसाई हुई है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कर भी लगा दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है बताना। आपने बताया कि ये दो प्रकार के कर होते हैं, तो प्रत्यक्ष कर एक है, प्रत्यक्ष। मैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष कर की मैं बात ही नहीं कर रहा। ओके। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जितना गवर्नमेंट जीएसटी लगा कर जितने रुपए, जितने का जीएसटी लगाया है उसको उसमें से माइनस करके, क्या माइनस टोटल में करना, से क्या माइनस करना। टैक्स कर। आप लास्ट की क्लास को रिवाइज किया करो। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तब होता है जो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स किसी चीज पर लगा दिया, उस टोटल इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दी। यस। सब्सिडी माइनस करके जो भी हमें वैल्यू मिली है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 4 रुपये होगा, ठीक है। तो इसकी मार्कर की कीमत होगी 25 रुपये। ये 15 के साइड में एरो लगा करके मैंने आय लिखा हुआ है। ये आय मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आय केवल यही कारक ही जनरेट करते हैं, इनकम केवल कारक ही बना सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज इनकम नहीं बना सकती, ठीक है। आगे देखो क्या है, आय, परिसंपत्ति और संपत्ति में अंतर क्या है। कई बार संपत्ति और परिसंपत्ति को एक ही वर्ड में यूज कर लेते हैं। संपत्ति क्या है, परिसंपत्ति क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आय, इनमें अंतर को देखते हैं। आय क्या होती है, मूल्य वृद्धि से ही आय होगी। जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं तो मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि कैसे होती है, मान लो हमने गेहूं खरीद लिया, गेहूं खरीद करके उस गेहूं में हम ऐसा क्या करें कि हमने जो गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा है उसी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए। गेहूं के हम ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड बना करके फिर हम उसको बेचेंगे। हमने क्या कर दिया, है तो कच्चा मटेरियल वही, कच्चे मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया गया किसी न किसी तरीके से, तो उसमें हमने वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू का मतलब मूल्य है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, बढ़ाना, वृद्धि करना। तो अभी जो ब्रेड हमने बनाया है वो सारे आटे से तो नहीं बना होगा, थोड़े से आटे से बना होगा, हमने खरीदा बहुत ज्यादा है, तो वो वैल्यू ऐड होगी उसमें, ठीक है। जब भी हम वैल्यू ऐड करते हैं तभी हमारी क्या होती है, आय होती है। वैल्यू ऐड करने से जो कुछ हमें मिलेगा वो आय होगी। वैल्यू ऐड, मार्कर में वैल्यू ऐड किसने की है, किराए ने, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने में, मार्कर को प्रोड्यूस करने में जो बिल्डिंग्स हैं, जो कैपिटल है, उसका भी तो योगदान है, ठीक है। वेज, लेबर का भी तो योगदान है, मार्कर बना रहे हैं वो, ठीक है। इंटरेस्ट जो हमने पे किया है उसका भी तो योगदान है, कैपिटल का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। और लाभ वो भी तो उसके अंदर है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो केवल इन्हीं से आय को जनरेट किया जाता, कारक कागज से, ठीक है। इसलिए आय क्या होती है, जब हम किसी चीज में मूल्य वृद्धि करते हैं तो मूल्य वृद्धि करने से ही आय जनरेट होती है, उसको हम आय बोलते हैं। परिसंपत्ति क्या होती है, कोई भी वस्तु जिसकी संपत्ति हो वह परिसंपत्ति होती है। कोई भी वस्तु जिसकी कीमत हो, एनीथिंग विच हैज ए मॉनेटरी वैल्यू इज एन एसेट। परिसंपत्ति को इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है। एनीथिंग विच हैज ए मॉनेटरी वैल्यू इज एन एसेट्स, ठीक है। कोई भी चीज हो, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है तो मेरी एसेट है ये, ठीक है। अब इसमें देखो परिसंपत्ति में क्या क्या शामिल है, कार भी शामिल है। कार की भी तो वैल्यू होती है, घर की भी वैल्यू होती है, सोने की भी वैल्यू होती है, नगद की भी वैल्यू है, जमा की भी वैल्यू है, इनकी मॉनेटरी वैल्यू है। इनमें से नगद को और जमा को मुद्रा बोला जाता है। हम कह सकते हैं कि मुद्रा परिसंपत्ति का एक भाग है, समझ गए। बहुत ज्यादा तरल परिसंपत्ति मुद्रा होती है, बहुत ज्यादा तरल परिसंपत्ति मुद्रा होती है। तरल क्या होता है, तरल क्यों यूज करते हैं, जो इजीली, जिसे इजीली बेच सके, जिसको इजीली पैसे में कन्वर्ट कर सकें हम। ये लगा लो कि इजीली बेच सकें। इजीली बेचना तो बात अलग है, लेकिन पैसे में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
जैसे भैंस है, भैंस को हम जल्दी से बेच देंगे हमारे जो गांव है उनमें, लेकिन पैसा आएगा कितने दिन में? एक तरफ भैंस है, एक तरफ सोना है, तो किसका ज्यादा जल्दी पैसा आएगा? सोना। सोना ज्यादातर लोग, जिसको हम जितना जल्दी पैसे में कन्वर्ट करवा सकें विदाउट लूजिंग आवर टाइम, ठीक है, अपना टाइम ना वेस्ट किए हुए, ठीक है, जितना जल्दी वो क्या हो जाएगा, वो तरल वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? संपत्ति क्या होती है? परिसंपत्तियों का जोड़ संपत्ति होता है। परिसंपत्तियों का जोड़, इनका जो जोड़ होगा वो संपत्ति होगी। कार का, घर का, सोना का, नकद का, जमा का, आदि का सारी जो क्या हो जाएगा? सारी जोड़ करके संपत्ति हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है? क्या है ये राष्ट्रीय आय? एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के सभी नागरिकों या सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ गए? घरेलू आय क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में कुल अर्जित आय को हम घरेलू आय बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी क्या होता है? मूल्य ह्रास को घटा करके, ठीक है, साधन लागत, मूल्य ह्रास को हटा करके साधन लागत, चालू मूल्यों पर मौद्रिक घरेलू आय, स्थिर मूल्यों पर वास्तविक घरेलू आय। समझ गए? ये है घरेलू आय में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ दिया जाता है तो राष्ट्रीय आय हो जाती है। समझ गई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है बताओ? नेट फैक्टर, तो फिर इसमें नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से जो भी हमें फैक्टर इनकम मिली है वो नेट है। उसको समझो, विदेशों में जो कंपनियां हमने स्थापित कर रखी है उनसे जो इनकम हमें हो रही है, ठीक है, उनमें से माइनस वो इनकम कर दें जो हमारे देश में विदेशी कंपनी लेकर के जा रही है, वो नेट फैक्टर इनकम हो गया। समझ गई? आगे देखो, मैंने एक ये अच्छे से चार्ट बना रखा है समझने के लिए। जीडीपी के अगर माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे एनडीपी आएगा, अगर प्लस एनएफआई कर देंगे जीएनपी आएगा, ठीक है। वैसे ही एनडीपी में एनएफआई जोड़ दिया एनएनपी आ गया, ठीक है। जीएनपी में माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया तो एनएनपी आ गया। समझ गई? ये मैंने समझने के लिए किया हुआ है, ठीक है। एमपी माइनस एनआईटी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया तो फैक्टर कॉस्ट आ गया। या फिर इसको ये कह लो कि फैक्टर कॉस्ट में हमने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया तो मार्केट प्राइस आ गया। समझ में आया ये बात? ये दोबारा बताइए। मैं बताता हूं, बोर्ड पे समझाता हूं मैं इसको। एमपी माइनस एनआईटी, इसको ऐसे छोटी छोटी चीजें मत समझना कि ये क्या, ठीक है। हमने क्या किया था? हमने मार्कर बनाया था, मार्कर की वैल्यू 15 रुपए आई थी। 15 रुपए में हमने 1 रुपए का डेप्रिसिएशन जोड़ के 4 रुपए का शुद्ध अप्रत्यक्ष करके हमने इसकी 25 रुपए वैल्यू निकाली, ठीक है। हमने ये जोड़ा था, ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब आता है? जब इनडायरेक्ट टैक्स में से हम माइनस सब्सिडी कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, ठीक है। अभी ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जब हम ये फैक्टर कॉस्ट, हमारी फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मार्केट प्राइस मिल जाता है। मार्केट प्राइस का मतलब अब कोई भी मार्कर खरीदेगा तो इस वैल्यू पर खरीदेगा। समझ गए? ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस हमें मिला कब है? जब मार्केट प्राइस हमें जब मिला है जब हम फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ रहे हैं? एनआईटी, ठीक है। मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ दिया। लेकिन अगर हम फैक्टर कॉस्ट में से, मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दें तो फैक्टर कॉस्ट नहीं आ जाएगा। समझ गया कि मार्केट प्राइस में ये जोड़ने, फैक्टर कॉस्ट में ये जोड़ने से हमें मार्केट प्राइस मिला था,
मार्केट प्राइस में से ये घटा दें तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ये बात वो मैंने लिख रखी है कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है? देखो क्या है, हमने 3 तरीके सीखे थे, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड। वही हम 3 यहां सीख रहे हैं। 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखे थे। राष्ट्रीय आय होती क्या है? राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू राष्ट्रीय व्यय। राष्ट्रीय आय हमें हो रही है, कैसे हुई है? क्योंकि हमने राष्ट्रीय उत्पाद को बेचा है। जितने उत्पाद को हमने बेचा उतनी ही तो आय है। जितना हमने खरीदा है, या यूं कह लो कि जो जो हमने चीजें खरीदी हैं, ठीक है, कंजम्पशन किया घरेलू क्षेत्र से, हमने जितना भी पे किया है वो राष्ट्रीय आय है। ये तीनों सेम होती हैं, बस इस बात को कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल, वो सेम होते हैं। देखो आय विधि के अनुसार हम कैसे मापते हैं इसको। आय विधि के अंतर्गत सभी कारक आय का योग करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सभी कारक आय का, जैसे किराया एवं रॉयल्टी, ठीक है, प्लस मजदूरी एवं वेतन, प्लस ब्याज, प्लस लाभ, प्लस सब रोजगारियों की मिश्रित आय, इन सब को हमने मिक्स कर लिया, घरेलू आय होगी। और जब घरेलू आय हो जाती है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हो, राष्ट्रीय आय आ गई। समझ गए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ गए? अब इसमें देखो उत्पादन विधि या मूल्यवर्धी विधि। उत्पादन करते हैं तो वैल्यू एड ही तो करते हैं। सभी आर्थिक इकाइयों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन या वितरण प्रक्रिया में की जाने वाली मूल्यवर्धी का योग करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। मूल्यवर्धी कैसे? उत्पाद का मान, गैर कारक आगत। इसको देखो, मूल्यवर्धी कैसे होगी? उत्पाद का मान कितना है, गैर कारक आगत माइनस उसको करके। देखो मूल्यवर्धी क्या होती है? सकल मूल्यवर्धी होती है। मान लो उत्पाद का मान 25 रुपए है, माइनस कर दी गैर कारक आय, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 20 रुपए। 20 रुपए की जीडीपी मार्केट प्राइस हो गई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमने गैर कारक आगत को माइनस क्यों किया है? ₹25 का मार्कर था, 25 रुपए के मार्कर में गैर कारक आय को हमने माइनस कर रखा है। गैर कारक आगत होती क्या है? गैर कारक आगत होती है इंटरमीडिएरी गुड्स, कच्चा माल। कच्चा माल को इसमें से माइनस कर देंगे। कच्चा माल मान लो हमने इसमें से 5 का यूज किया है तो 20 रुपए हो गए। 20 रुपए क्या होगी? ये मूल्यवर्धी होगी। ठीक है, मूल्यवर्धी क्यों होगी? क्योंकि चीज तो वही है, हमने उस चीज को ट्रांसफॉर्म किया है। इस मूल्यवर्धी में क्या क्या आया है? इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको जो कुछ हमने पे किया है वो इसके अंतर्गत आ गया मूल्यवर्धी। ठीक है, ये सकल मूल्यवर्धी क्या होती है? सकल मूल्यवर्धी है, ये नेट नहीं है। ठीक है, सभी फर्मों द्वारा की गई मूल्यवर्धी का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। सभी फर्मों द्वारा की गई मूल्यवर्धी का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। समझ गए? मैंने अच्छे से समझा दिया। जितनी भी फर्म है वो सारी, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड की है, वो जो वैल्यू ऐड है वो जीडीपी होती है। ये जीडीपी देखो, समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू ऐड। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस वैल्यू ऐड जितनी भी की है उन सब का समेशन जीडीपी होती है। ये समेशन का निशान है, मार्क है। व्यय विधि को हम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन विधि पढ़ ली, व्यय विधि को देखो। इसके अंतर्गत सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय का योग करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जितना भी हाउस होल्ड्स ने, सब ने मिलकर के जो भी कंजम्पशन पर खर्च किया है उनको टोटल करके आय निकाली जाती है। या यूं कह लो कि हमने खर्च जो किया है कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। ठीक है, वो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट जितना भी बेचा गया है जोड़ करके निकाल दो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या आएगा? वाई। वाई क्या होती है? इनकम। ठीक है, सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हो रहा तो खुली अर्थव्यवस्था है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो बंद अर्थव्यवस्था है।
ठीक है, ये वह विधि होती है। सी फॉर निजी अंतिम उपभोग है, कंजम्पशन हो गया। सरकारी अंतिम उपभोग है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय या निवेश, इन्वेस्टमेंट होगी। एक्स एक्सपोर्ट हो गया, एम इंपोर्ट हो गया। एक्स माइनस एम शुद्ध निवल निर्यात हो गया। ये शुद्ध है या नेट जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। हमने 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट कर दी, 50 की मंगवा भी ली, ठीक है। तो उस 100 रुपए की चीज में से 50 की चीज जो मंगवा रखी माइनस कर दो, बच गया 50। 50 क्या गया? नेट एक्सपोर्ट आ गया। समझ गए? बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें जो इनकम होती है इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, बस ये मान करके चलो। एक क्वेश्चन आया हुआ कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण। कृषि क्षेत्र ये 2025 वाले में या 24 वाले में आई हुई है। 24 वाले में कृषि क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण। मैं एक बार दिखाता हूं आपको। 23 वाला, ये देखो 45वां क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक सेक्टर में आता है या प्राथमिक आता है, तृतीयक में आता है। मतलब कुछ सेक्टर में बांटा गया है आर्थिक गतिविधियों को, वो गतिविधियां इसके अंदर दी गई हैं। देखो आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण। कृषि क्षेत्र, ठीक है, इसमें आगे बता भी रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र 2024 के एग्जाम में आवा, मैंने लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का क्या? कृषि क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, उत्पादन की गतिविधि हो गई, ये कृषि क्षेत्र में आती हैं। उद्योग क्षेत्र में क्या आती है? खनन एवं उत्खनन आ गया। उत्पादन विधि से मतलब आय, उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, आय का डिटरमाइन करने के लिए। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत गैस एवं जलापूर्ति उत्पादन विधि प्रयोग की जाती है। निर्माण कंस्ट्रक्शन में वह विधि यूज की जाती है। ठीक है, सेवा क्षेत्र आय विधि यूज होती है सेवा के क्षेत्र में। परिवहन, संचार एवं व्यापार, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो अन्य वर्गीकरण कैसे है? 2024 में पूछा गया था। प्राथमिक क्षेत्र कौन से? कृषि, खनन और उत्खनन, ये जो है जो कच्चे माल को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लगभग ऐसे मान करके याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं वो क्या होंगे? वो प्राथमिक क्षेत्र होंगे। प्राथमिक क्षेत्र में प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब मान लो हमें ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड बनाने के लिए हमें जरूरत क्या है? गेहूं। गेहूं कहां से प्रोड्यूस होता है? जहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी होगी, क्योंकि पहले हमें गेहूं प्रोड्यूस करना है। ठीक है, खनन हो गया। खनन करके हम क्या करेंगे? हम खनिज निकालेंगे, कच्चा लोहा निकाल रहे हैं। लोहा बनाने के लिए कच्चे लोहे की जरूरत है। पहले प्राइमरी एक्टिविटी खनन की होगी, उत्खनन की होगी। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा? विनिर्माण आएगा। विनिर्माण के लिए जो जो हमें चीजों की जरूरत होगी उनकी प्राइमरी एक्टिविटी होली है, सेकंड है। ठीक है, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती है। चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है। कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक सेक्टर में नहीं है, क्योंकि कृषि उत्पाद ही तो किया है, ये प्राथमिक में आ गई। डेयरी फार्म हो गया प्राथमिक में। ठीक है, खनिज की खोज, ठीक है, तृतीयक में या प्राथमिक में? और कपड़ा बुनाई, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इस हिसाब से आते हैं कि आपको समझ करके चलना होगा। नोट्स करो सबसे पहले, उसके बाद करंट अफेयर। नोट ऐसे बनाए हुए हैं कि आपको जरूरत नहीं है दूसरे किसी सोर्स के पास जाने की। ठीक है, ये समझ गए। अब इसमें देखो, और ये देखो, ये पहले के नोट बनाए हुए हैं और आया हुआ 2024 में। राष्ट्रीय आय के आकलन में समस्याएं क्या हैं? व्यवहारिक या सांख्यिकीय समस्याएं, आंकड़े उपलब्ध न होना, असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां, बाजारेतर मतलब बाजार से बाहर के लेन देन, जैसे कि वस्तु विनिमय, स्वयं उपभोग आदि, काला धन हो गया, व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। इस वजह से राष्ट्रीय आय के आकलन में समस्या आती है। ये व्यवहारिक समस्याएं हैं, सांख्यिकीय समस्याएं, आंकड़े अवेलेबल नहीं है। सैद्धांतिक समस्या क्या है? यह समस्या विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच एकमत न होने के कारण उत्पन्न होती है। किन गतिविधियों को एनआई में सम्मिलित किया जाना चाहिए एवं किन को नहीं? एनआई का मतलब नेशनल इनकम, जैसे कि गृहिणियों की सेवाएं, इसको नेशनल इनकम में से करो, ऐड करोगे या नहीं करोगे? राष्ट्रीय आय आकलन की विधि प्रक्रिया पर एकमत न होना। ठीक, अर्थशास्त्रियों में
अलग अलग वो है, एक मत नहीं है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली वस्तुएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं शामिल नहीं होती राष्ट्रीय आय में। ठीक है, मध्यवर्ती सेवाएं या मध्यवर्ती वस्तुएं, इनमें से एक। ठीक है, इंटरमीडिएरी गुड्स, रॉ मटेरियल्स। हस्तांतरण भुगतान, यह एक पक्षीय भुगतान होते हैं जिनके बदले कोई वस्तु सेवा प्रदान नहीं की जाती, जैसे कि उपहार दे दिया, अनुदान दे दिया, दान में कोई चीज दे दी, बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, विदेशी अंतरण इत्यादि। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 3 क्या शामिल नहीं होता? आकस्मिक लाभ शामिल नहीं होता, जैसे लॉटरी, इनाम की राशि, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की राशि। ये जो आकस्मिक लाभ होता है ये भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय परंतु कमीशन, दलाली को जोड़ा जाता है। पुरानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो शामिल नहीं होता। ठीक है, दलाली को जोड़ा जाएगा, कमीशन को जोड़ा जाएगा। पूंजीगत लाभ, परिसंपत्ति या संपत्ति के मान में अगर वृद्धि हुई है तो वो क्या है, वो भी जोड़ा नहीं जाएगा। घरेलू सेवाएं जैसे कि गृहिणियों की सेवाएं नहीं जोड़ी जाती। राष्ट्रीय आय जीडीपी में शामिल की जाने वाले उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? स्वयं उपभोग की गई वस्तुओं का मान राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। स्व आधारित या स्वधारित संपत्ति का अनुमानित किराया, ठीक है, वो शामिल होता है। मूल्य वृद्धि शामिल होती है। महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य नंबर 1, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। यह उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। इसमें धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पहला वैज्ञानिक विधि पर आधारित राष्ट्रीय आय का अनुमान 1931-32 में प्रोफेसर VKR राव ने लगाया था। वैज्ञानिक अनुमान, वैज्ञानिक विधि पर पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा लगाया गया था, भारत आजाद होने के बाद। ठीक है, 47 में आजाद हुआ, 48-49 में अनुमान लगाया गया। वर्ष 1956 से राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह उसके प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखन कार्य प्रणाली में संशोधन देखो। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008, भारत सरकार ने मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के नियमानुसार 2015 में राष्ट्रीय आय लेखन कार्य प्रणाली में संशोधन किया है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की परंपरा के अनुसार अब राष्ट्रीय आय का लेखन कार्य किया जाता है। संशोधन की विशेषताएं क्या है? क्या क्या संशोधन हुआ था? राष्ट्रीय आय लेखन के लिए आधार वर्ष 2004-5 से 2011-12 किया गया। आर्थिक वृद्धि और औपचारिक रूप से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट स्थिर मूल्यों के बजाय जीडीपी स्थिर मूल्यों पर दर्शाई जाए। जीडीपी मार्केट प्राइस स्थिर मूल्यों पर, फैक्टर कॉस्ट के बजाय मार्केट प्राइस पर आ गई। नई कार्य प्रणाली के अनुसार डाटा स्रोत को विस्तृत किया गया है, अर्थात इसमें शामिल है क्या क्या शामिल है? नियामक, आरबीआई और सेबी नियामक संस्थाएं इसमें शामिल है। स्थानीय निकाय इसमें शामिल है। एमसी 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 क्या है इसको देखते हैं हम। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल है जिसने कंपनी से संबंधित सभी जानकारियों की विभिन्न हितधारकों और आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। कंपनी से संबंधित कोई जानकारी लेने तो एमसीए के पोर्टल पर जाओ। इसे 2006 में शुरू किया गया था। असंगठित क्षेत्र की वृद्धि दर को संगठित क्षेत्र की वृद्धि दर के समान माना जाएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि असंगठित क्षेत्र का डाटा नियमित समय अंतराल पर उपलब्ध नहीं होता। इसे आमतौर पर समय समय पर सर्वेक्षण द्वारा इकट्ठा किया जाता है। क्षेत्रवार वृद्धि का अनुमान ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस के आधार पर लगाया जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस का मतलब बेसिक प्राइस लिए गए हैं, बेसिक ईयर का कोई प्राइस लिया गया 2011-12 का, उससे लेकर के आज के टाइम पे हमने ग्रॉस वैल्यू एड कितना किया है वो क्षेत्रवार वृद्धि दर पर दर का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नई कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दे क्या हैं? जो अभी हमने बनाया है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को छोड़ करके जीडीपी मार्केट प्राइस स्थिर मूल्यों पर आ गए हैं हम राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए। तो नई कार्य प्रणाली जो हमने अपनाई उसमें मुद्दे क्या है? वृद्धि दर का ऊपर की ओर संशोधन किया गया है, वृद्धि दर बढ़ाई गई है संशोधन करके। वृद्धि दर नई वृद्धि दर क्या है? 2015-16 में 6.9% है। पुरानी वृद्धि दर क्या थी? 2013-14 में 4.7% थी। 2013-14 संकटकालीन वर्ष था। इसके कारण क्या है? 2013-14 में यह पुरानी वृद्धि दर इतनी कम क्यों बताया? गवर्नमेंट ने बताया है कि 2013-14 में वृद्धि दर इतनी कम इसलिए थी क्योंकि संकटकालीन वर्ष था, बचत और निवेश कम हुआ था, रुपए का मूल्य ह्रास हुआ था, पूंजी का बहिर्प्रवाह, मतलब जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो लोग क्या कर ले गए? अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले गए, निकाल गए। सेल कंपनियों का मुद्दा भी सामने आया है। दूसरी समस्या ये है, सेल कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो प्राय कागजों में पंजीकृत होती हैं
और औपचारिक रूप से काफी लेन देन दिखाती हैं, लेकिन वास्तविक लेन देन बहुत कम होता है उनका, केवल कागजों में होती है, वास्तविक में नहीं होती वो। एक एनएसएसओ के सर्वेक्षण ने दर्शाया कि लगभग एमसीए 21 में दर्शाया था, एमसीए 21 में 16% कंपनियों का पता नहीं लगाया जा सकता। मतलब एमसीए 21 पोर्टल पर जितनी भी कंपनियां दी गई हैं उनमें से 16% कंपनियों का पता नहीं लगाया जा सकता, या तो वो बंद हो चुकी हैं और लगभग 21% कंपनियों को गलत वर्गीकृत किया गया। ये 2019 की रिपोर्ट है, समझ गए। एमसीए 21 में मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे एमसीए 21 में? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एमसीए 21 का डाटा अलग प्रकार से सत्यापित नहीं करता। क्षेत्रीय वर्गीकरण, एमसीए 21 में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के वर्गीकरण के समान नहीं है। डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार का शोध पत्र, रिसर्च पेपर है, उसने सबमिट किए थे। उसने अपना शोध पत्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जमा किया, अरविंद सुब्रमण्यम ने। उसने क्या बताया? अरविंद सुब्रमण्यम ने, उसका अनुमान था कि वृद्धि दर 4.5% है, लेकिन सरकार का अनुमान है 7%। आवश्यकता से अधिक अनुमान 2.5% लगाया गया था सरकार के द्वारा। यह शोध पत्र जमा किया था उसने। पिछले वर्षों के डाटा पर नई कार्यप्रणाली का शोध। नई कार्यप्रणाली के पक्ष में विचार क्या है? गवर्नमेंट ने क्या क्या विचार रखे पक्ष में कि हमने नई कार्यप्रणाली को अपनाया है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की परंपरा राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 पर आधारित है। भारत की वृद्धि दर से संबंधित विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों को नई कार्यप्रणाली के अंतर्गत अनुमानों से तुलनीय है। नई कार्यप्रणाली ने कुछ अवधारणीय सुधार किए हैं, जैसे कि आधार मूल्यों की अवधारणा, जिसमें उत्पादन पर कर और सहायकी दोनों शामिल हैं। नई कार्यप्रणाली ने डाटा स्रोत का विस्तार किया है। इसने डाटा के सैंपल आकार को बढ़ा दिया, जिससे प्रामाणिकता को बढ़ाया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? मौद्रिक प्रणाली हम कल करेंगे।